बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शुमाइला रसूल और आप लोग देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। आज हम लोग बात करते हैं न्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025। ये तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो क्यों आई है, इसके आने का मकसद क्या है और ये इसको जो है अथॉरिटी किसके पास थी इसकी, और ये कितने दिनों के लिए वैलिड है, और ये इसका जो है ये क्या इसका जो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी या फिर इसका एडवर्स इफेक्ट है। मींस कि अगर ये 2 मई 2025 को आई है तो क्या ये 2 मई 2025 से ही अप्लाई होगी या फिर इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा। हम लोग आज इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है 2025 ये इसको प्रेसिडेंट ने इशू किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो आर्टिकल जो है 89 उसके तहत प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो है ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता है। इवन कि अगर सेनेट का इजलास नहीं भी हो रहा या असम्बली का इजलास जो है वो नहीं भी हो रहा, तो ये प्रेसिडेंट ने इशू की है एज़ पर जो है आर्टिकल 89 आर्टिकल के तहत ही में ही ये बात लिखी हुई है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये 120 डेज़ तक वैलिड रहती है, और आफ्टर 120 डेज़ अगर इसको रीन्यू नहीं किया जाता बाय सेनेट तो ये रिपील हो जाएगी। और इस जो है ऑर्डिनेंस का जो है इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन कुछ बार्स के जो है बार्स की तरफ से लेटर्स भी इशू हो चुके हैं इस जो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है सेनेट पे कि इसको जो है बिफोर कंप्लीशन ऑफ 120 डेज़ भी वो अगर सेनेट चाहे तो इसको अपील कर सकती है, इसको ख़त्म कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स कौन कौन सी आई हैं। तो अमेंडमेंट्स इसमें एक तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आई है अमेंडमेंट्स, कुछ 3 मेन अमेंडमेंट्स उसमें हुई हैं। जो पहली अमेंडमेंट है सेक्शन 138 में हुई है, जिसमें सेक्शन 3A इंसर्ट किया गया है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। और दूसरी अमेंडमेंट जो हुई है वो सेक्शन 140 में हुई है, जिसमें कि सब सेक्शन 6A इंसर्ट किया गया है। और थर्ड जो अमेंडमेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हुई है वो ये हुई है कि एक जो न्यू सेक्शन है वो जो है इसमें जो ऑर्डिनेंस में है ऐड किया गया है वो 175C, जिस पे आप मेरी पहले से एक जो है वीडियो मेरा लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। हम लोग इस पर बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सेक्शन 138 में जो सब सेक्शन 3A इंसर्ट हुआ है उसके पीछे क्या लॉजिक है और ये उसका क्या किस किस पर अप्लाई होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत वरीड हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस आई है कि पता नहीं हमारे जो बैंक्स में से पैसे निकाल लिए जाएंगे, हमारा जो है लाइक जो रिकवरीज हैं उसमें हमारे प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्ट होंगी या कुछ इस तरह। तो मैं बताती जाऊँ कि ये जो लॉ है अप्लाई होगा ओनली उन केसेस पर विच विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की पहली अमेंडमेंट जो कि सेक्शन 138 में हुई है, इस जिसमें एक जो है सब सेक्शन इंसर्ट किया गया है सेक्शन 3A। एक्चुअली पहले होता क्या था, क्या होता है कि जो हम लोग एक जो जब रिकवरी का प्रोसीजर होता है अंडर सेक्शन 138 उसमें जो है एज़ पर लॉ 138(1) इशू करने से पहले हम लोगों ने नोटिस ऑफ डिमांड इशू करना होता है, जो कि नोटिस ऑफ डिमांड इशू होता है डिपार्टमेंट की तरफ से 137(2) के तहत। उसमें जो 30 डेज़ का टाइम दिया होता है, 30 डेज़ ड्यूरेशन होता है, जिसमें ऑफिस और उस ड्यूरेशन के कंप्लीट होने के बाद फिर 138 का 1 का नोटिस जाता है और उसके बाद फिर 138(2) जाता है एज़ पर लॉ। तो अब ये क्या है, ये जो न्यू अमेंडमेंट आई है 3A इसमें ऐड किया गया सब सेक्शन, उसमें क्या होगा कि अब जो है रिकवरीज जो है वो जी। तो आज इस ऑर्डिनेंस को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में ये जो ऑर्डिनेंस है जो कि एडवर्स इफेक्ट है जिसका 2 मई 2025 से जो अप्लाई होगी, इसका मीनिंग क्या है। ये सेक्शन 138 में जो सब सेक्शन 3A ऐड किया गया है या फिर सेक्शन 140 में सब सेक्शन 6A ऐड किया गया है इनका, और या फिर ये जो न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 175, इन तीनों जो अमेंडमेंट्स आई हैं इनका जो है क्या कहाँ पे जाके ये स्टैंड कर रही हैं।
तो अगर इसको टेक्निकली देखा जाए या प्रोफेशनल वे में स्टडी किया जाए ऑर्डिनेंस को, तो ये बात समझ आएगी कि तमाम जो केसेस पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उन स्पेसिफिक केसेस पे अप्लाई हुआ विच विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये जो ऑर्डिनेंस उन पे अप्लाई हो गई, ये ओवर राइडिंग है, मीन्स के ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं ये ओवर राइडिंग हैं, कि इवन के पाकिस्तान के अंदर इनसाइड एंड आउटसाइड फॉरेन कोई लॉ भी है तो वो भी इनकी जो है इनको ओवरराइड नहीं कर सकता, ये ओवर राइडिंग है ऑल अदर लॉज। तो इसमें क्या था कि पहले जो हमारी जो रिकवरीज़ का है, अगर देखा जाए डिपार्टमेंट में रिकवरीज़ का को बिंडर किया जाता था या हिंडर किया जाता था, बाइंड किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सर जो है आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस थे वो बाइंडिंग थे डिपार्टमेंट पर। इसी तरह हाई कोर्ट के डिसीजन सेक्शन आर्टिकल 201 के तहत जो है वो बाइंडिंग थे, और जिसकी वजह से रिकवरीज में काफ़ी इशू आ रहा था। और अगर इसी तरह हम लोग देखें फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे या फिर फेयर ट्रायल की, तो वो जो एफटीओ के स्टे आ जाता था, या फिर वो जो एक सेक्शन 140 के तहत जो डिसाइड जो है 10% पेमेंट करके 90% रिकवरीज जो है डिसीजन पेंडिंग होती थी, या फिर एक एसओपीज भी क्रिएट हुआ था बार्स के दरमियान में एंड जो डिपार्टमेंट के दरमियान में आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट्स, जिसके तहत डिसाइड हुआ था कि अनटिल पेंडिंग ऑफ फर्स्ट अपील किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। इन तमाम जो ये जो हैं, इन तमाम को ये जो लॉ है वो ओवरराइड करता है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनका डिसीजन आ जाता है, तो किसी भी किस्म की कोई लाइक ड्यूरेशन का नहीं होगा, किसी भी किस्म का कोई स्टे का नहीं होगा, ना ही जो किसी भी किस्म की कोई जो एसओपीज अप्लाई